नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लेके है। अब सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2015 में यूएस के साथ 15 चिनूक और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एक डील को फाइनल किया गया था, जिनकी डिलीवरी अभी कंप्लीट हो चुका है। और अभी 2020 से भारत की तरफ से लद्दाख रीजन में चिनूक हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया जा चुका है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स को अभी इंडियन एयरफोर्स की वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म के बैकबोन हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ट्रूप्स से लेकर M777 जैसे हाउजर्स को भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। अब पहले किए गए प्लान के मुताबिक भारत की तरफ से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के बाद 6 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर को भी खरीदने का ऑप्शनल क्लॉज रखा गया था। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिए गए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे चल के अभी अपाचे के अलावा एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर्स को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है। और अभी बायू एरोस्पेस की तरफ से लिए गए इंटरव्यू के दौरान इंडियन एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी जी ने बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल 7 चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान बनाया गया है, जिसके लिए अभी जरूरी पेपर वर्क को किया जा रहा है। और आगे चल के इसी साल के अंदर ही इसके लिए कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूवल मिलने का उम्मीद किया जा रहा है, जिसके बाद एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए एक फॉलो ऑर्डर को फाइनल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। पिछले एक हफ्ते से राफेल M की ट्रायल को लेके काफी सारे अपडेट सामने आ रहे थे और अभी नेवी की तरफ से राफेल M की टेस्ट करने की बात सामने आई थी। अभी एक दिन पहले ही नेवी की तरफ से राफेल M को INS हंसा बेस से टेस्ट किया गया था। अब अभी तक राफेल को एक भी स्की जंप रैम्प वाले कैरियर से ऑपरेट नहीं किया गया था, जिस वजह से अभी हमारे सोर बेस टेस्ट फैसिलिटी में राफेल M की टेस्टिंग की गई थी कि किस तरीके से स्की जंप रैम्प से टेक ऑफ कर पाएगा। दूसरे तरफ सेम टेंडर के अंदर अभी F-18 सुपर हॉर्नेट भी पार्टिसिपेट कर रहा था और पहले बोइंग की तरफ से बताया जा चुका था कि वो अपने तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को इंडियन नेवी की कैरियर से ऑपरेट करने लायक मॉडिफाई कर चुके हैं। और अभी बताया गया कि राफेल के बाद नेवी की तरफ से सेम टेस्ट फैसिलिटी के अंदर F-18 को भी टेस्ट किया जाएगा। अब इसके बाद में भी आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि ऐसा एक बार खबर जो है वो मार्च में आ गया था, जहां पर सेम टेस्ट फैसिलिटी में F-18 को स्की जंप रैम्प से टेक ऑफ करते हुए देखा गया था, लेकिन तब बोइंग की तरफ से अपने F-18 को यहां पर डिस्प्ले किया जा रहा था कि किस तरीके से स्की जंप कैरियर से टेक ऑफ कर पाएगा, लेकिन ऑफिशियली नेवी की तरफ से इसको टेस्ट नहीं किया गया था। अभी ऐसे लगने लगा कि नेवी अपने नेक्स्ट कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर को लेके काफी सीरियस और जल्दी इस टेंडर की टेक्निकल इवोल्यूशन को कंप्लीट करने की कोशिश किया जा रहा है। इनिशियली इसे 57 कैरियर बेस्ड फाइटर्स को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन इसको अभी धीरे धीरे रिड्यूस करके 26 तक रिड्यूस कर दिया गया और अभी मे बी राफेल और F-18 में से किसी एक को नेवी की तरफ से जल्दी अपनी नेक्स्ट कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के तौर पर सिलेक्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। अब सबको पता होगा कि अभी लद्दाख में भारत की तरफ से 30,000 से 50,000 जवानों को डिप्लॉय करके रखा गया है और स्पेशली विंटर में लद्दाख की हालत इतनी अच्छी नहीं रहती है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है -35 तक नीचे गिर जाता है, जो कि यहाँ पर आर्मी के लिए सबसे बड़ी परेशानी को क्रिएट करता है। और पिछले 2 सालों से भारत की तरफ से आर्मी के लिए हीटेड टेंट्स और गर्म कपड़ों को अरेंज करने के अलावा यहाँ पर रेगुलर डिप्लॉयमेंट करने लायक इनोवेटिव सोल्यूशन को ढूंढने की तलाश किया जा रहा है। ऐसे में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की तरफ से अभी आर्मी के लिए एक स्मार्ट कैंप को डेवलप करने का वादा किया गया है। क्लेम के मुताबिक अभी जो नए स्मार्ट कैंप्स को तैयार किया जा रहा है, ये सिर्फ हमारे जवानों को ठंड से बचाने के अलावा दुश्मन से 50 किलोमीटर दूर रहकर भी उनके ऊपर नजर रखने में हमको मदद करने वाले हैं। अब अभी आर्मी के जो हीटेड टेंट्स है उनके अंदर हीट को जनरेट करने के लिए अलग अलग टाइप की फ्यूल सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ में सोलर पावर का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी ये जो नई स्मार्ट कैंप को डिजाइन किया गया है, इसमें किसी भी पावर सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और इसमें छोटे छोटे साइज की हीटिंग प्लेट को लगाया गया है और इसको पावर करने के लिए जवानों को अपने हाथों से चार्जिंग प्लेट को घुमाना पड़ेगा, जिसके बाद ही हीट को जनरेट करेंगे। साथ ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप सिस्टम भी मौजूद है और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन डिटेल में ये बताया नहीं गया कि किस तरीके से कैंप 50 किलोमीटर की दूरी से और 50 किलोमीटर की दायरे के अंदर दुश्मन की मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएगा और जवानों को सतर्क कर पाएगा। इसको डेवलप करने में अभी तक लगभग 24,000 रुपए ही खर्च किए गए थे और MIT मेरूट के चेयरमैन के मुताबिक वो इसको आगे चल के बुलेट प्रूफ भी बना सकते हैं। और इसको बनाने के पीछे एक और खास बात ये भी है
है कि अगर हमारे जवान इसके अंदर मौजूद रहेंगे या रेस्ट करेंगे तो कोई भी घात लगाकर उनके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जहां पर हमारे जवानों के ऊपर एम्ब्यूज करके अटैक किया गया। लेकिन अगर वो इस तरीके के कैंप के अंदर मौजूद रहेंगे तो उनको दुश्मन के आने का पता काफी पहले ही चल जाएगा। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये अब तक भारत का सबसे सफल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी अभी कई नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। भारत के पास ब्रह्मोस की लैंड, नेवल और एयर लॉन्च्ड वर्जन मौजूद है और आगे चल के इसकी लाइटर वेरिएंट और हाइपरसोनिक वेरिएंट को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी नेवी की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक आज एक बार फिर से भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया गया है और ये ब्रह्मोस का नेवल वेरिएंट था जिसे INS विशाखापट्टनम से टेस्ट किया गया है। अब INS विशाखापट्टनम की बात करें तो इसको हाल ही में ही नेवी में शामिल किया गया था और ये अब तक हमारी नेवी में मौजूद सबसे नए और सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर में से एक है। और अभी शायद इससे ब्रह्मोस मिसाइल को वैलिडेशन के लिए टेस्ट किया गया था और अभी जो टेस्ट किया गया था इसमें नेवी की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की एक एडवांस वेरिएंट को टेस्ट करने की बात बताई गई है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डिटेल यहाँ पर बताया नहीं गया। तो आप मानकर चल सकते हैं कि शायद ब्रह्मोस की एक एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट को यहाँ पे टेस्ट किया गया होगा जिसको INS विशाखापट्टनम में डिप्लॉय किया गया है। और जैसे कि INS विशाखापट्टनम का मेन एंटी शिप मिसाइल होने वाला है तो इसकी वैलिडेशन ट्रायल के साथ ये साबित हो जाता है कि INS विशाखापट्टनम अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से 2012 से ही 14 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है और ये टेंडर तब से पेंडिंग पड़ रहा था, लेकिन अंत में 2018 में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और इसके अंदर अभी सिर्फ एयरबस ही पार्टिसिपेट कर रहा है। अब चौंकने वाली बात यह है कि इस टेंडर में जब टेक्निकल इवोल्यूशन को शुरू किया गया था तो इसमें सिर्फ सिकोर्स्की की S-92 हेलीकॉप्टर को ही सिलेक्ट किया गया था, लेकिन पता नहीं किस वजह से यूएस की तरफ से कोई भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद इस टेंडर में रशिया की तरफ से अपने कामोव Ka-32A-11M हेलीकॉप्टर को ऑफर किया गया था और एयरबस की तरफ से अपनी H-225M हेलीकॉप्टर को भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन अभी पता नहीं किस वजह से रशिया इस टेंडर से बाहर चला गया है, जिसके बाद अभी हमारे पास एक सिंगल वेंडर सिचुएशन आ चुका है जो कि शायद इस टेंडर को कैंसिल करने के लिए हमको मजबूर कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मे बी भारत यहाँ पर सीधे तौर पर यूएस से S-92 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए जा सकता है, क्योंकि पहले भी यूएस की तरफ से टेंडरिंग प्रोसेस के अलावा सीधे तौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर भारत के साथ इस डील को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी और शायद इसी वजह से वो टेंडर में शामिल नहीं हुए थे। अब इस टेंडर की कीमत लगभग $1 बिलियन के आसपास होने वाली, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लगभग 14 हैवी ड्यूटी ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट इंडो पैसिफिक को लेके है। अब भारत के लिए नेवल वॉरफेयर और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों के लिए इंडियन ओशन रीजन काफी मायने रखता है और स्पेशली इंडो पैसिफिक सबसे बड़ा ट्रेड रूट है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइनीज नेवी की मनमानी की वजह से इंडो पैसिफिक में कोई भी देश अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और अभी भारत और यूएस के अलावा यूरोपियन नेशंस की तरफ से भी अपने वॉरशिप्स को रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर भेजा जा रहा है। पहले फ्रांस और बाद में यूके की तरफ से भी भारत के साथ मिलकर इंडियन ओशन रीजन में जॉइंट पेट्रोल या फिर जॉइंट एक्सरसाइज को किया जा चुका है और अभी एक और यूरोपियन कंट्री जर्मनी की तरफ से इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉयमेंट करना शुरू किया गया है और अभी एक जर्मन वॉरशिप्स या जर्मन नेवी की फ्रिगेट बायरन इंडियन नेवल डॉकयार्ड में आके पहुंचने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वेसल अपने होम पोर्ट से पिछले साल अगस्त के महीने में निकल चुका था और अभी इसको इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय किया गया था, जिसमें ये वेसल अभी अपनी सभी रूटीन डिप्लॉयमेंट को कंप्लीट करके धीरे धीरे अपने होम पोर्ट की तरफ जाने वाला है। इसके अलावा ये पिछले 20 सालों में पहला जर्मन वेसल है जो कि साउथ चाइना सी रीजन में एंटर कर चुका है और लगभग 20 सालों के बाद कोई जर्मन शिप अभी साउथ चाइना सी रीजन से होते हुए अपना सफर को तय कर रहा है। अब जर्मनी के मुताबिक वो अभी इसे अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हिसाब से डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके सीधे तौर पर चाइना के साथ कोई लिंक है या नहीं इसको लेके थोड़ा डाउट किया जा सकता है, क्योंकि जर्मनी का चाइना के साथ बहुत ज्यादा गहरे ट्रेड रिलेशन है। तो मे बी किसी मोड पर जर्मनी सीधे तौर पर चाइना को काउंटर करने वाला है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होने वाले हैं। अगला अपडेट रफाल को लेके और ये एक छोटी सी अपडेट होने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से फ्रांस के साथ टोटल 36 रफाल के लिए ऑर्डर को फाइनल किया गया था, जिसके बाद अभी तक फ्रांस की तरफ से भारत को 30 रफाल जेट को डिलीवर कर दिया गया है और बाकी बचे 6 रफाल जेट को भारत को 2022 की अप्रैल से पहले डिलीवर करने का वादा किया गया है।
इसकी एक मेजर कारण ये है कि अभी ये जो बाकी बचे 6 रफाल जेट है, इनको फ्रांस में ही भारत की तरफ से दिए गए इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद इनको भारत को डिलीवर किया जाएगा और इसके बाद बाकी बचे 30 रफाल जेट को भारत में ही अपग्रेड किया जाएगा। अभी बताया गया कि फरवरी में ही भारत को बाकी बचे रफाल को डिलीवर करना शुरू किया जाएगा और अभी बचे हुए 6 में से 3 से 4 रफाल को फरवरी की फर्स्ट वीक के अंदर ही भारत को डिलीवर किया जाएगा। ये सभी जेट्स इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ आने वाले और बाकी बचे सभी 30 जेट को भी हसीमारा एयरवेज में और अंबाला एयरवेज में आगे चल के सेम स्टैंड में अपग्रेड किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।